नमस्कार बच्चों। आज हम भारतीय नाटक के इतिहास पर बात करेंगे और बहुत संक्षिप्त में उसको समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय नाटक के इतिहास के विषय में बताते हुए मैं आपको बताऊं कि नाटक ही केवल वह विधा है जो हमें दो रूपों में उसमें सफल होना पड़ता है। पहला, नाटक लेखन, यानी पाठक को लिखा हुआ नाटक पसंद आना चाहिए, और दूसरा नाटक का मंचन, यानी नाटक का जो मंचन भी उतना ही शानदार होना चाहिए। भारतीय नाटक का इतिहास भारत में संस्कृत के भंडार से उत्पन्न और विकसित हुआ है। भारतीय नाटक ने प्राचीन काल से ही अपने विश्वसनीय प्रभाव और सीमा को पूर्णता प्रदान की है। नाटक मूल रूप में एक कला का ही रूप है, जहाँ संवाद, संकेत, संगीत और नृत्य के उपयोग द्वारा कहानियों का निर्माण और प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो संक्षेप में आप समझ गए कि नाटक क्या है। नाटक एक ऐसी कला है जिसमें सीमा और संगीत का अविश्वसनीय अद्भुत मिश्रण हमें मिलता है, और उस अद्भुत मिश्रण से हम एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो देखने वाले दर्शक पर अपना बहुत सुंदर प्रभाव छोड़ता है। पारंपरिक भारतीय नाटक जो हिंदू धर्म से अत्यधिक प्रभावित है, स्थानीय कलाकारों और लोक कलाकारों, ये जैसा कि हमारे संस्कृति में धर्म को प्रभावित करने वाले नाटक लिखे गए, उनके द्वारा लिखे गए। और इन पारंपरिक भारतीय नाटकों के अलावा हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी प्रवाह की मतलब केवल प्रतिकृति नहीं मिलती है, बल्कि भारतीय संदर्भों में, भारतीय परिवेश में एक अच्छे किस्म के और बहुत ही प्रभाव उत्पादक नाटक यहाँ पर भारतीय उस इतिहास में हमें नाटक के देखने को मिलती है। यदि कहा जाए कि भरत मुनि को पारंपरिक रूप से भारतीय नाटक के इतिहास में पिता का दर्जा दिया जाए, तो ये निस्संदेह ये कथन बिल्कुल सत्य होगा। भारतीय नाटक का इतिहास भारतीय संस्कृत रंगमंच में गहराई से जुड़ा हुआ है, जो कि नाटक और रंगमंच का सबसे पहला मौजूदा रूप है। यानी कि आप कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में से ही हिंदी नाटकों का प्रारंभ हुआ माना जाता है, और वहीं से एक अच्छी खासी बड़ी एक परंपरा हमें मिलती है जो हम हिंदी के नाटकों में भी देखते हैं। तो यदि हम प्राचीन भारतीय नाटकों की बात करें, तो प्राचीन भारतीय नाटक का जो इतिहास है प्राचीन वैदिक काल से जुड़ता है। इसके बाद ये आधुनिक रंगमंच की विभिन्न परंपराओं को हमारे साथ साथ आगे बढ़ाता है। ऐतिहासिक पथ की ओर मुड़ते हुए अगर हम देखें तो पुराण, उर्वशी, यम, यमी, इंद्र, इंद्राणी, शर्मा, पाणी, उषा आदि बहुत सारे विषयों पर ऋग्वेद के जो सामग्री है, जो ऋग्वेद की जो बात कही जाती है, उसको हम देख सकते हैं। उसके तत्वों को मिलाकर के काफ़ी अच्छे नाटक लिखे गए और एक बहुत ही अच्छे साहित्य की रचना हुई। यहाँ तक कि हम हमारे इतिहास की बात करें तो रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र आदि विषयों को लेकर के और उनकी छोटी छोटी जुड़ी हुई छोटी छोटी कहानियों को लेकर के भी बहुत अच्छे नाटकों का निर्माण हुआ। वाल्मीकि और व्यास और पाणिनि जैसे ऋषियों ने भी इस नाटक परंपरा में बहुत अच्छा योगदान अपना दिया है। प्रारंभिक वैदिक युग के नाटकों की उत्पत्ति को बाद में ये माना गया कि उस समय जो लिखे गए, जो गद्य साहित्य लिखा गया, वो बहुत ही श्रेष्ठ दर्जे का था। और भरत मुनि को भारतीय नाट्यशास्त्र आप जानते ही हैं, उसका संस्थापक माना जाता है, और उन्होंने भारतीय नाटक को पंचम वेद के रूप में स्थापित किया, और नाट्यशास्त्र उनकी पंचम वेद के रूप में स्थापित है। पंचम वेद, उससे पहले के चार वेद आप जानते ही हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और पंचम वेद आप याद रखें नाट्यशास्त्र। तो इस प्रकार से पंचम वेद का जो नामकरण है वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को दिया गया।
यदि हम और भी तरीके से बात करें तो भरत के नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में एक व्यवस्थित तरीके से नाटक की तकनीक या कला को तैयार करना या उसको एक व्यवस्थित तरीके से नाटक की उसको प्रस्तुत करने का ही प्रयास नहीं है, बल्कि उसमें एक सहृदय पाठक, सहृदय दर्शक के मन तक कैसे पहुंचा जाए, ये बात भी उसमें हमें देखने को मिलती है। बल्कि ये भी सलाह देता है कि क्या चित्रित किया जाना है और नाटक में क्या दिखाया नहीं जाना चाहिए, ये भी हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। भरत मुनि ने एक नाटक के अच्छे नाटक के निर्माण के लिए मुख्य रूप से 4 विधाओं को माना है। 4 चीज़ें एक अच्छे नाटक में अवश्य होनी चाहिए, तो वो है भाषण और कविता, नृत्य और संगीत, अभिनय और भावना। यानी भाषण और कविता दोनों चीज़ें होनी चाहिए, नृत्य भी होना चाहिए तो संगीत भी होना चाहिए, अभिनय तो अत्यावश्यक है और भावनाएं तो उसके बिना पूरे नाटक की प्रस्तुति ही असंभव है। तो इन 4 चीज़ों के लिए नाट्य शास्त्र को हम मानते हैं कि नाट्य शास्त्र में ये चीज़ें सब होनी चाहिए और जो उस ग्रंथ में बताई गई हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने किस तरह से नाट्य शास्त्र में एक बहुत सफल तरीके से बताया कि नाटक के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और हमें एक अच्छे नाटक के लिए किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करना चाहिए, क्या हमें चीज़ें उसमें तकनीकी लगानी चाहिए और किस तरीके से हमें रंगमंच पर उसको प्रस्तुत करने के लिए चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये नाट्यशास्त्र में बहुत अच्छे से हमें चीज़ें मिलती है। और 4 जो मुख्य विधाएं उन्होंने बताई हैं, भाषण और कविता, नृत्य और संगीत, अभिनय और भावना, इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाद में 300 ईस्वी के आगे आसपास तक आप देखें तो भारतीय नाटक का इतिहास ये बताता है कि संस्कृत भाषा में अभिनय को और पूर्ण रूप से पारंगत करने का एक परंपरा सी चल पड़ी, जो महाकाव्यों को नाटकीय प्रस्तुति, महाकाव्यों की उनकी कथाओं की प्रस्तुति के रूप में हमारे सामने आया। और प्रत्येक नाटक में 9 रसों को ध्यान में रख करके नाटक लिखे जाने लगे। 9 रसों में से आप जानते ही हैं, 9 रसों में से के नाम भी जानते हैं हम, और उनमें से केवल कोई भी एक रस लेकर के हम नाटक को रच सकते हैं और उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। 15वीं शताब्दी तक संस्कृत नाटक ज़्यादा करके तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मंच पर प्रदर्शित किए जाते थे, और वहाँ पर एक नाट्य कला को प्रस्तुत करने का एक अच्छा माध्यम था। तो गुजरात के जो वल्लभी राजा थे मित्रक, उन्होंने भारतीय नाटकों को और कलाओं को बहुत संरक्षण दिया था। बहुत श्रेष्ठ कार्य उनके उसमें हुआ था उनके शासनकाल में। और इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो मध्यकालीन भारतीय नाटक तक पहुँचते पहुँचते हम ये बता दें आपको कि भारतीय नाटक के इतिहास और भारत के कला के इतिहास में इसके महत्वपूर्ण योगदान से ये पता चलता है कि 15वीं शताब्दी में जैसे बाहर के आक्रमणकारियों के आक्रमण हो रहे थे, तो उस समय में नाटकों का लिखा जाना, उन्हें पढ़ा जाना थोड़ा कम हुआ। कम क्या कहें, मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग समाप्त ही हो गया, क्योंकि जब आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से शांति न हो तो कलाएं पनपती नहीं हैं। तो ये सब बंद हुआ। लेकिन जो लोक नाट्य, जो लोग मंच पर प्रस्तुत न करके जो लोग साधारण जन लोग अपने लोक नाट्यों की शुरुआत है, वो यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और भारत के प्रत्येक राज्य में लोक नाट्य जो है मुख्य रूप से 17वीं शताब्दी में देखे जाते हैं। कई राज्यों ने नाटकों की नई नई शैलियों का आविष्कार किया और नए नए तरीके से उसे प्रस्तुत किया, क्योंकि लोक नाट्य ज़्यादा प्रस्तुत हो रहे थे। और ये भी देखा जाता है कि बंगाल में और गाँवों में, बंगाल में, उड़ीसा में, कश्मीर में भांड ले लो आप, गुजरात में भवई ले लो, उत्तर प्रदेश में नौटंकी ले लो, रामलीला ले लो, और आप ये देखें, आप इस तरफ जाएं उत्तर प्रदेश में कृष्ण लीला पर बने हुए कई नाटक बने हुए जो लोक नाट्य के रूप में हमारे सामने रास लीला के रूप में आते हैं। महाराष्ट्र में आप तमाशा ले लीजिए, राजस्थान में आप रास ले लीजिए और झूमर, पंजाब में भांगड़ा, और असम में अहिनात और अंकिनात था, और बिहार में ये विदुष के रूप में आपको लोक नाट्य के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। तो ये हमने आज आपको
बहुत संक्षेप में बेटा आपको प्राचीन नाटक का इतिहास और मध्यकालीन नाटकों का इतिहास भारतीय संदर्भ में इस बारे में हमने आज पढ़ा है। और उसके अगली कक्षा में हम आधुनिक भारतीय नाटक किस तरह से शुरू हुआ और हम हिंदी नाटक को वहाँ की जो परंपरा से उसको जोड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं ज्योति कुमारी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आपके शुभ की कामना करती हूँ।